तो हमने पिछली दो वीडियो में रिटर्न टू विन और रिटर्न टू शेल कोड टेक्निक की मदद से स्टैक ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट करा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि कुछ ज्यादा इजी नहीं, मतलब अगर इतना ही इजी होता तो कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता था, है ना। तो यहीं पे इंट्रोड्यूस करते हैं हम इनके लिए प्रोटेक्शंस, ठीक है। क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी बहुत पुरानी है तो ऑब्वियसली इसके लिए प्रोटेक्शंस रिलीज हो चुकी हैं। तो हम मेजर 5 प्रोटेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कैसे लिनक्स में 5 मेजर प्रोटेक्शंस हैं जो स्टैक बफर ओवरफ्लो को रोकती हैं। अब इनमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो ये पांचों प्रोटेक्शन है इनको एक एक करके हम बाईपास करना सीखेंगे। अगली वीडियो से स्टार्ट करते हैं कैसे हम इनको बाईपास करके स्टैक बफर ओवरफ्लो को फिर भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ले सकते हैं। तो ये 5 प्रोटेक्शंस हैं हम जिनको देखने वाले हैं, अभी समझने वाले हैं। तो पहली है स्टैक कैनरी, सिर्फ अभी नाम बता रहा हूँ, आगे चल के इनका समझेंगे। उसके बाद है अगली है जिसको हम कॉमनली बोलते हैं एनएक्स, ठीक है। नो एग्जीक्यूट इसकी फुल फॉर्म है, या फिर इसको डेप भी बोलते हैं, डेटा एग्जीक्यूशन पॉलिसी। अगली है एएसएलआर जिसका फुल फॉर्म है एड्रेस स्पेस लेआउट रेंडमाइजेशन। उसके अगली है पोजीशन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटेबल, पाई जिसे हम बोलते हैं पीआईई। और लास्ट है रीएलोकेशन रीड ओनली रेलरो जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैक कैनरी की। तो स्टैक कैनरी सबसे बढ़िया प्रोटेक्शंस में से एक है स्टैक ओवरफ्लो को रोकने में। तो लिनक्स वालों ने सोचा कि सबसे मेन चीज क्या है, स्टैक ओवरफ्लो को आप एक्सप्लॉइट कैसे करते हो, रिटर्न एड्रेस को ओवरराइट करके, है ना। लेकिन उन्होंने इसको बचाने के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। उन्होंने क्या काम करा, जो रिटर्न एड्रेस है, ठीक है, रिटर्न एड्रेस से जस्ट ऊपर एक रैंडम वैल्यू रख दी। कोई भी रैंडमली एक जनरेट करते हैं वैल्यू, उसको हमने क्या काम करा, उसको रिटर्न एड्रेस के जस्ट ऊपर रख दिया। और जब हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न करने लगता है, जैसे वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन पे आने लगता है, तो ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग चेक करते हैं कि क्या जो रैंडम वैल्यू हमने स्टार्टिंग में रखी थी प्रोग्राम के वो सेम है या वो बदल गई है। अगर आप रिटर्न एड्रेस को ओवरराइट करते हो तो उसके लिए आपको कैनरी को भी ओवरराइट करना पड़ेगा जो रिटर्न एड्रेस के जस्ट ऊपर है। और अगर आप इसको ओवरराइट करते हो तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये वैल्यू चेंज हुई है, हमने शुरू में कुछ और वैल्यू डाली थी, यहाँ पे तो कुछ और हो गई। तो वो क्या काम करेंगे, प्रोग्राम को रिटर्न करेंगे ही नहीं, वो उसी समय प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। तो हमारा सारा काम खराब। हमारे को क्या काम करना होता है, रिटर्न एड्रेस को ओवरराइट करना होता है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन को कॉल करना होता है उस एड्रेस पे। लेकिन अगर प्रोग्राम रिटर्न ही नहीं करेगा, वो एग्जिट कर जाएगा, तो इसको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे। तो ये बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है, ठीक है। रिटर्न एड्रेस से जस्ट ऊपर एक रैंडम वैल्यू रख दो और चेक करो कि क्या वो चेंज हुई है। क्योंकि अगर अटैकर को रिटर्न एड्रेस को ओवरराइट करना है तो उसको ये भी ओवरराइट करनी पड़ेगी, जस्ट उसके ऊपर है, और ये ओवरराइट होगी तो उन्हें पता चल जाएगा। आगे चल के इसको बाईपास करने के तरीके देखेंगे कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए बस मैं बता रहा था स्टैक कैनरी है क्या और बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है। उसके बाद अगली प्रोटेक्शन आती है नो एग्जीक्यूट एनएक्स, जिसको हम बोलते हैं या फिर डेप भी बोलते हैं, डेटा एग्जीक्यूशन पॉलिसी। अब ये क्या काम करती है, ये जो हमने पिछली टेक्निक देखी थी उसको ब्लॉक करती है, जिसे हम रिटर्न टू शेल कोड कहते हैं। यानी कि जो मेमोरी के कुछ रीजन्स होते हैं, जैसे हीप हो गया, स्टैक हो गया, उनको नॉन एग्जीक्यूटेबल बना देती है। यानी कि उस पर आप डेटा रीड तो कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, लेकिन उस पर जो रखा हुआ डेटा है उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जैसे परमिशन होती है ना लिनक्स में, आपने CH मोड यूज करते हो, RWX। तो ये क्या काम करती है, जो स्टैक होता है स्टैक को रीड और राइट बना देती है और एग्जीक्यूट परमिशन उड़ा देती है उससे। तो इससे क्या हुआ कि अगर आप शेल कोड लिख भी दोगे, ठीक है, ओवरराइट करा आपने, सब कुछ कर दिया, आपने शेल कोड लिख दिया, लेकिन फिर क्या होगा, जब आप उस पर रिटर्न करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद एग्जीक्यूट की परमिशन है ही नहीं। इसे हम कहते हैं नो एग्जीक्यूट, इसलिए हम कहते हैं, इसका नाम होता है एनएक्स। तो ये भी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है इन नेचर। अगर आप देखोगे सिर्फ ये एक चीज को ब्लॉक करती है, जो कि है रिटर्न टू शेल कोड टेक्निक। इसको बाईपास करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं आजकल। इससे ज्यादा अच्छी मुझे कैनरी लगती है, क्योंकि कैनरी काफी सारे अटैक वेक्टर्स को ब्लॉक कर देती है, चाहे वो रिटर्न टू शेल कोड हो या रिटर्न टू विन हो। उन सब में हमारे को रिटर्न एड्रेस को ओवरराइट करना ही पड़ता है, और वो सब में हमारे को कैनरी ब्लॉक करती है। अगली जो प्रोटेक्शन है वो इन सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, यानी कि कैनरी और जो अभी तक हमने पढ़ी है एनएक्स, ये दोनों एक बाइनरी पे अप्लाई होती है। मतलब मैंने बोल दिया कि इस बाइनरी के अंदर कैनरी डाल दो, मैंने बोलती है इस बाइनरी के अंदर जो स्टैक है उसको नॉन एग्जीक्यूटेबल बना दो। एएसएलआर ऐसे काम नहीं करती। एएसएलआर एक पूरे सिस्टम पे लगती है, यानी कि आप एएसएलआर या तो पूरे सिस्टम, पूरे लिनक्स के लिए बंद करोगे या ऑन करोगे, एक बाइनरी के लिए नहीं कर सकते आप, ठीक है। यानी कि अगर मैंने बोल दिया कि भाई एएसएलआर को बंद करो, तो कोई भी बाइनरी को आप रन करोगे उस पर एएसएलआर ऑफ ही रहेगा, ऑन नहीं कर सकते किसी के लिए। या तो सबके लिए ऑन होगा या सबके लिए ऑफ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर के लिए ऑफ हो जाए बाकी सबके लिए ऑन हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए एएसएलआर को मैं वाइडर कह रहा हूँ। एएसएलआर क्या काम करता है, जो एड्रेसेस होते हैं ना मेमोरी के अंदर, जैसे हर चीज का एक एड्रेस होता है, स्टैक में एक एड्रेस है, हर जो कोड लिखा होता है उसको एक एड्रेस मिला होता है, हर चीज को एक एड्रेस लिखा होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा ना। उन एड्रेस को रेंडमाइज करता है, यानी कि हर बार जब भी आप प्रोग्राम को रन करोगे एक नया एड्रेस होगा, अगली बार करोगे नया। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है, जब आपने रिटर्न टू शेल कोड अटैक करा तो आप कहां रिटर्न करे थे, आप रिटर्न करे थे जहां पे आपका शेल कोड रखा है ना।
उस एड्रेस को आपने दिया था। अब वो एड्रेस ही हमारे को पता ही नहीं होगा क्योंकि वो तो हर बार रैंडमाइज हो रहा है। मैंने इस बार वो एड्रेस कॉपी करा, अगली बार मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, वो एड्रेस ही बदल गया। तो ये काम करता है एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन, ASLR। ये उस एड्रेस को हर बार चेंज कर देता है। तो इससे हमारे को बहुत दिक्कत होती है, समझ रहे हो इस बात को, हमारे को एड्रेसेस नहीं मिल पाते। लेकिन इसको भी हम बहुत आसानी से बाईपास कर सकते हैं, वो भी हम आगे चल के देख लेंगे। अगली जो प्रोटेक्शन है वो इससे काफी ज्यादा मिली जुली प्रोटेक्शन है, अगर आप समझोगे। क्यों है मिली जुली? क्योंकि वो इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जिसका नाम है पोजीशन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटेबल। अब जो ASLR था, ASLR किस लिए यूज होता है? जो स्टैक है उसके एड्रेस को रेंडमाइज करने के लिए, जो शेयर्ड लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं उसको रेंडमाइज करने के लिए, हीप के एड्रेस को रेंडमाइज करने के लिए। PIE क्या है? PIE स्पेशली बना है जो हमारी एग्जीक्यूटेबल है जिसको हम रन कर रहे हैं उसके कोड और उसके डेटा को रेंडमाइज करने के लिए। ASLR स्टैक वगैरह को करता है। PIE क्या काम करता है? PIE जो हमारा कोड है, ठीक है, जो उस बाइनरी का मेन फंक्शन का कोड है, उसके एड्रेसेस को रेंडमाइज करता है। इसका क्या फायदा है? ये ब्लॉक करता है रिटर्न टू विन फंक्शन को। रिटर्न टू विन फंक्शन कहां पे रिटर्न करते हैं? उसमें एक विन फंक्शन बना होता है, उस पर रिटर्न करते हैं। लेकिन अगर उस विन फंक्शन का एड्रेस हर बार चेंज हो रहा है तो आप रिटर्न कैसे करोगे? क्योंकि उस फंक्शन का एड्रेस तो पता ही नहीं हमें, वो तो हर बार रेंडमाइज हो रहा है। तो ये उसको ब्लॉक करता है। अब इसकी एक स्पेशल बात क्यों होती है? मैंने बताया था कि ये ASLR पे डिपेंडेंट है, यानी कि अगर सिस्टम का ASLR बंद है, पूरे सिस्टम में मैंने ASLR बंद कर दिया तो PIE भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर ASLR ऑन है तभी PIE काम करेगा। तो PIE एक बाइनरी पे काम करता है, जैसे ASLR तो पूरे सिस्टम के लिए होता है, PIE सिर्फ एक बाइनरी के लिए होता है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि इस बाइनरी में PIE डिसेबल कर दो लेकिन ASLR ऑन रखो। तो उससे क्या होगा, जो उसका कोड है मेन फंक्शन वगैरह का या फिर कोई और फंक्शंस के कोड है, उनका एड्रेस चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टैक वगैरह का एड्रेस चेंज होगा। लेकिन अगर ASLR बंद है तो कोई भी एड्रेस रेंडमाइज नहीं होगा, चाहे उसकी बाइनरी का, चाहे PIE अनेबल भी क्यों ना हो, ना उसकी बाइनरी का एड्रेस रेंडमाइज होगा, ना स्टैक ना हीप, किसी का एड्रेस रेंडमाइज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा वो, ठीक है। तो वो हमारे लिए काफी अच्छी चीज रहती है। लास्ट प्रोटेक्शन आती है हमारी रेलरो। रेलरो क्या होती है? रीएलोकेशन रीड ओनली। अब एक बाइनरी के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। हमने असेंबली जब हमने करी थी तो उसमें हमने देखा था जैसे कि डेटा सेक्शन, टेक्स्ट सेक्शन। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है एक बाइनरी के अंदर, GOT सेक्शन जिसे हम कहते हैं। GOT सेक्शन के अंदर क्या लिखा रहता है? उन सारे फंक्शन के एड्रेस जिनको हम शेयर्ड लाइब्रेरी से कॉल कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे मैंने बताया था फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके कोड हम नहीं लिखते, जैसे विन फंक्शन का कोड मैंने खुद लिखा था, ठीक है। अब फंक्शन हम यूज करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं, गेट्स फंक्शन यूज करते हैं ना, पुट्स फंक्शन यूज करते हैं। ये सारे पहले से C में आते हैं, जो शेयर्ड लाइब्रेरी है लिबसी, उनसे हम लेते हैं, उसके अंदर सारा कोड लिखा है, बस हम लिखते हैं गेट्स, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे कोड के अंदर आ जाता है उसका सारा कोड। तो वो हम शेयर्ड लाइब्रेरी से लेते हैं ना, तो उसका एड्रेस भी कहीं ना कहीं लिखा रहना चाहिए ना कि भाई जब मैं गेट्स को कॉल कर रहा हूँ उसका एड्रेस एक टेबल के अंदर लिखा रहता है कि भाई जब भी गेट्स को कॉल हो तो आपको इस एड्रेस को कॉल करना है, ये लिबसी के अंदर का एड्रेस है, यानी कि उस शेयर्ड लाइब्रेरी का एड्रेस है। तो वो एक टेबल के अंदर लिखा रहता है। अब एक बहुत अच्छा अटैक भी होता है इसके ऊपर, GOT ओवरराइड जिसे हम कहते हैं, कि उस एड्रेस को चेंज कर दो अपनी मर्जी से, कोई भी एड्रेस उसके ऊपर लिख दो। मैंने उसको प्रिंटफ पे बदल के सिस्टम फंक्शन का एड्रेस लिख दिया, तो जब भी प्रिंटफ कॉल होगा उसकी जगह सिस्टम फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इसे हम GOT ओवरराइड अटैक कहते हैं। अब ये वाले जो प्रोटेक्शन है, रेलो प्रोटेक्शन, ठीक है, ये दो तरीके होती है, एक फुल रेलो, एक पार्शियल रेलो। पार्शियल रेलो यानी बेकार है, वो किसी काम की नहीं, मतलब रेलो नहीं है ऐसे आप मान सकते हो। अगर किसी बाइनरी पे फुल रेलो लगी होती है, इसका मतलब आप GOT ओवरराइट नहीं कर सकते। GOT जो है सेक्शन, वो सिर्फ रीड ओनली सेक्शन हो जाता है, ना उस पर डेटा एग्जीक्यूट करा जा सकता है, ना उस पर डेटा राइट करा जा सकता है। उसको खाली रीड की परमिशन मिलती है, यानी कि आप उससे खाली डेटा को रीड कर सकते हो। तो अगर आप कोशिश करते हो कि मैं उस पर अपनी वैल्यू लिख दूं, ठीक है, उस GOT टेबल में अपनी वैल्यू कुछ टेबल के अंदर लिख दूं, तो आप लिख नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर से राइट की परमिशन हटा दी जाती है। ये होती है फुल रेलो परमिशन। तो ये थी हमारी मेन 5 परमिशंस, ठीक है। और मेरे को अभी अभी ऊपर दिखा है, मैंने मिस्टेक कर दी है, ऊपर 4 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली 5th परमिशन है, तो इसको इतना माइंड मत करना, ठीक है। तो आपको अगर किसी बाइनरी पे चेक करना हो कौन कौन सी प्रोटेक्शंस लगी है, तो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हो चेकसेक। चेकसेक पॉन टूल्स के साथ ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। तो आपको बस लिखना पड़ता है चेकसेक, उसके बाद बाइनरी का नेम, तो सारी जितनी भी उस पर प्रोटेक्शंस अनेबल होती हैं वो आपको दिख जाती है वहाँ पे, ठीक है, कि उसके ऊपर रेलो है, फुल रेलो है, पार्शियल रेलो है, वो सब आपको दिख जाएगा। कैनरी प्रेजेंट है, नहीं है, NX अनेबल्ड है, नहीं है, वो सब आपको दिख जाता है, ठीक है। बात रही ASLR की, तो वो आपको एक फाइल के अंदर देखना पड़ता है, तो आप कैट करके देख सकते हो, प्रॉक के अंदर, सिस के अंदर, कर्नल के अंदर रेंडमाइज VA स्पेस, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू 2 है, इसका मतलब ASLR अनेबल है पूरे सिस्टम पे। अगर उसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब ASLR जो है वो डिसेबल्ड है पूरे सिस्टम के। सो आई होप सो आपको ये 5 प्रोटेक्शन समझ आई हो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। इनको आगे चल के हम देखते रहेंगे। अगर इमेज क्लियर अभी नहीं हुई है तो प्रैक्टिकल में जरूर हो जाएगी, इसकी कोई टेंशन नहीं लेंगे। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।